वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के महासंग्राम रिवीजन क्लास के बारे में, जो कि 2024 में जो परीक्षा होने वाली है बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राओं की, उनके लिए महत्वपूर्ण होगा। जब आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिए होते हैं, बीए थर्ड सेमेस्टर में पहुंचते हैं, यानी कि सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, तो आपको सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया के बारे में पढ़ना होता है। हिंदी में इसको बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन जो भारत में हुए हैं उनके बारे में। तो भारत में जो सामाजिक आंदोलन या जो परिवर्तन हुए हैं भारत में, उसके बारे में हमको देखना है, उसी के बारे में जानना है। कई सारे जो प्रश्न होते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट, उन्हीं प्रश्नों को हमने इसमें रखा है। महासंग्राम रिवीजन क्लास का सीधा सा मतलब होता है कि तीव्र गति से संपूर्ण सिलेबस को कवर किया जाए, ताकि आप बहुत ही कम समय में अपने संपूर्ण सिलेबस के बारे में जान सकें और अपनी परीक्षा की तैयारी विधिवत कर सकें। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, एक भी वीडियो हमारी नहीं देखी है या किताब कापी तक नहीं खोला है आपने, अगर इस वीडियो में बताए गए तमाम प्रश्नों को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया, निश्चित तौर पर आपके सारे जो प्रश्न होंगे यहीं से आने वाले हैं। तो चिंता करने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आइए चर्चा करते हैं हम, ठीक है। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। ये महासंग्राम रिवीजन क्लास है, इसमें कुछ प्रश्न होंगे और उन्हीं प्रश्नों के उत्तर आपको लिखित फॉर्म में इस तरीके से आपको दिखाई देंगे और उन पर मैं चर्चा करते हुए आगे बढ़ूंगा, मतलब समझाते हुए मैं आपको आगे बढ़ूंगा, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से देखेंगे। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा बताएं। अच्छा, जिस पर ये गोला आपको मिलेगा उसका मतलब है कि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछा भी गया है, ठीक है, पिछले वर्ष। तो सामाजिक परिवर्तन का अर्थ और परिभाषा बताएं। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ होता है समाज की संरचना, अर्थात अंतः क्रियाओं में जो परिवर्तन होता है समाज की, उसी को बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन भारत में जो होते हैं उन्हीं को आपको पढ़ना है। तो जब उन्हीं के बारे में पढ़ना है तो सबसे पहले हमको यही जानना होता है कि भाई सामाजिक परिवर्तन क्या है, सामाजिक आंदोलन क्या है। तो सामाजिक आंदोलन से लगभग 2 प्रश्न और सामाजिक परिवर्तन से लगभग 2-3 प्रश्न आपकी परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, लगभग आधा पेपर जो होता है आपका सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन से ही रिलेटेड होता है। उसकी परिभाषा, विशेषताएं, मापदंड, कारक, यही सब आते हैं, ठीक है। अभी मैं और भी प्रश्नों को आपको दिखाऊंगा तो आपका सारा डाउट क्लियर होता रहेगा धीरे धीरे। सामाजिक संरचना क्या होती है? सामाजिक संरचना में अगर बात करें तो सामाजिक संरचना में तमाम प्रकार की चीज़ें सम्मिलित होती हैं, जैसे कि सामाजिक संरचना में ही सामाजिक मानदंड होते हैं, सामाजिक प्रतिमान होते हैं, सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं होती हैं, समाज शास्त्र के जो नियम होते हैं वो होते हैं, सामाजिक जो रीति रिवाज, परंपरा, ये सब खास करके समाज की संरचना में सामाजिक स्तरीकरण से लेकर के सामाजिक संरचना में आप देखते हैं कि सामाजिक समूह, ये इसके अलावा संस्था, समितियां, समूह, तमाम प्रकार की चीज़, समुदाय, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे पहलू जो होते हैं समाज की संरचना के अंतर्गत शामिल कर लिए जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोशोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। तो उसी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी का जब परिवर्तन होता है या उसमें परिवर्तन होता है किसी भी पहलू में, तो वो सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर? सामाजिक परिवर्तन से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें समाज के द्वारा स्वीकृत कोई संबंध होता है, उस संबंधों में परिवर्तन होता है। जो प्रक्रियाएं होती हैं उन प्रक्रियाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है। जो प्रतिमान होते हैं और संस्थाएं जो होती हैं उन सभी में कुछ सीमा तक परिवर्तन एक प्रकार से हो जाता है और उनसे पुनः अनुकूलन करने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। मतलब परिवर्तन होता है और फिर से दोबारा समाज में लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं और अनुकूल बनते हैं जिस हिसाब से परिवर्तन हुआ है। चूँकि अभी तक उनको ऐसे ठंडी आती है तो मनुष्य और पशुओं का जो शरीर होता है वो ठंडी के प्रति अनुकूलन करने लगता है, कि और फिर गर्मी आती है, फिर बरसात होती है। तो ऐसे से हर एक मौसम में जैसे शरीर अपना एडजस्टमेंट करता है, अनुकूलन करता है, वैसे ही समाज के लोग जो होते हैं, जब कोई नवीन विचारधारा या कोई नई चीज़ आती है समाज में, नई क्रियाकलाप या नए नियम आते हैं, नए मानदंड निर्धारित होते हैं समाज के द्वारा, तो उसको अनुकूलन करने में कुछ समय लगता है। तो वो होता है सामाजिक परिवर्तन। ऐसे समझे, गिन्सबर्ग महोदय बड़े अच्छे विद्वान हैं, समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा तात्पर्य सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होता है। सामाजिक ढांचा मतलब सामाजिक संरचना जिसको आप बोलते हैं, समाज का जो ढांचा है या समाज जिन चीज़ों से मिलकर के बना है उन्हीं में जब परिवर्तन होता है तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब कि समाज के आकार में अगर कोई परिवर्तन होता है तो
इसके जो तमाम सारे अंग हैं समाज के, उन अंगों में परिवर्तन होता है तो, या उनके बीच संतुलन अथवा समाज के संगठन में जो तमाम प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वही सब परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहे जाते हैं आम भाषा में। तो ये हो गया आपका सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा जो गिन्सबर्ग महोदय ने दी। दूसरे विद्वान आते हैं गिन्सबर्ग के दोस्त किंग्सले डेविस। हालांकि दोस्त है नहीं, वैसे मान लीजिए समाजशास्त्री हैं तो दोस्त ही मान लें। इन्होंने कहा कि भैया गिन्सबर्ग तुमने तो बड़ी अच्छी परिभाषा दे दी, अब मेरे लायक भी कुछ छोड़ दो। कहा कि भाई हाँ, तो आप भी एक परिभाषा दे दो। तो किंग्सले डेविस बड़े गदगद वाणी में कहने लगे कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय, आपका अभिप्राय तो हो गया, लेकिन हमारा अभिप्राय क्या है, उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज की संरचना और समाज के जो कार्य होते हैं, जब भी समाज की संरचना में यानी स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी में परिवर्तन होता है और एंड फंक्शन ऑफ सोसाइटी में परिवर्तन होता है, यानी कि समाज के जो कार्य होते हैं उनमें कोई परिवर्तन हुआ या समाज की संरचना जो है उसमें कोई परिवर्तन हुआ, ठीक है, इन दोनों को मिला करके बनता है सामाजिक संगठन। यानी एक शब्द में बोले तो सामाजिक संगठन में जो परिवर्तन होता है, जो परिवर्तन उत्पन्न होते हैं, देखने को मिलते हैं, वही परिवर्तन है सिंपल शब्दों में सामाजिक परिवर्तन। ये बात किंग्सले डेविस ने हम लोगों को बताई कि ये हमारा तात्पर्य है। उन्होंने बताया किंग्सले डेविस ने कि सामाजिक परिवर्तन से हमारा अभिप्राय या हमारा तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो सामाजिक संगठन मतलब कि समाज की संरचना और समाज के कार्यों में उत्पन्न होते हैं। आगे देखें, तो सामाजिक परिवर्तन आपका क्लियर हो गया। आगे देखें, प्लेलिस्ट में आपको सामाजिक परिवर्तन का चैप्टर, तमाम सारे चैप्टर को मैंने पढ़ाया हुआ है तो मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति स्पष्ट करें। तो प्रकृति मतलब नेचर ऑफ सोशल चेंज, ठीक है, क्या चेंज जो होता है समाज में, परिवर्तन जो होता है वो किस कैटेगरी का होता है, कि उसका नेचर क्या होता है। समाज कोई ऐसी सत्ता नहीं है जो एक निश्चित रूप में प्राप्त कर चुकी हो या एक निश्चित रूप हो समाज का। यह एक प्रक्रिया होती है समाज, इसीलिए समाज ना तो देखा जा सकता है समाज को, ना ही उसको छुआ जा सकता है, केवल उसको महसूस किया जा सकता है समाज को, ठीक है, क्योंकि समाज सामाजिक संबंधों की व्यवस्था होती है, सामाजिक संबंधों का जाल होता है, मैकएवर पेज भी कहते हैं। तो इसमें निरंतरता पाई जाती है, लगातार समाज में परिवर्तन होता रहता है, और आज जो परिवर्तन का स्वरूप समाज में है वह कल नहीं होगा। आज जिन आधारों को लेकर के या जिन मानदंडों का प्रयोग करके समाज में परिवर्तन किया जा रहा है, कल हो सकता है उन्हीं मानदंडों को नकार के कोई नया मानदंड आ जाए और उन मानदंडों पर समाज में परिवर्तन कर दिया जाए, सामाजिक मूल्यों को बदल दिया जाए, ठीक है। तो समाज कब बदलेगा, कैसा बदलेगा, क्यों बदलेगा, इसका कोई अता पता नहीं है। जैसी स्थिति होगी, समय और परिस्थिति के हिसाब से समाज में परिवर्तन होता रहेगा। जैसा कि आपको पता होगा, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, ठीक है, और इसी को फॉलो करता है समाज भी। परिवर्तन होना है समाज में, दुनिया का कोई भी समाज बचा नहीं है जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो। हालांकि हो सकता है कोई ए समाज है और कोई बे समाज है, तो बी समाज में हो सकता है तेज गति से परिवर्तन हो, ए समाज में हो सकता है थोड़ा ढील परिवर्तन हो, यानी कि थोड़ा कम गति से हो, लेकिन परिवर्तन जरूर होगा, ठीक है। समाज में परिवर्तन होना एकदम से तय है, सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि भाई परिवर्तन या चेंजमेंट समाज में होगा तो होगा। क्लियर। तो बल्कि विभिन्न समाजों में परिवर्तन की प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग समाजों की गति परिवर्तन की अलग अलग होती है। सभी समाजों में व्याप्त परिवर्तनशीलता का साक्षी इतिहास है। जैसे जैसे वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्वेषण माने खोज, अनुसंधान जो होते हैं उनके द्वारा भी खोज ही होती है। तो वैज्ञानिक अनुसंधानों और अन्वेषणों में जैसे जैसे वृद्धि हो रही है, लगातार नवीन आविष्कार हो रहे हैं, खोजें हो रही है, वैसे वैसे सामाजिक परिवर्तन की गति भी बढ़ती जा रही है। संचार और यातायात के साधनों का विकास जिस तरीके से हो रहा है, इसके आने से, आजकल मोबाइल फ़ोन के आने से समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया है यातायात के साधनों के द्वारा और संचार के साधनों के द्वारा। सामाजिक परिवर्तन होगा अथवा नहीं होगा, यदि होगा तो तीव्र अथवा मंद या अधिकारपूर्ण मतलब अधिकारपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि सामाजिक परिवर्तन कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, कितनी तेज होगा। ये सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति ये नहीं बता सकती कि भाई सामाजिक परिवर्तन ऐसे होने वाला है या आज के 50 साल बाद ऐसे कोई चीज़ होगी, हो सकता है उससे आगे भी हो जाए, पीछे हो जाए, यानी समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम यहाँ पर नहीं होता है। मानव स्वभाव एवं प्रवृत्तियाँ परिवर्तनशील होती हैं। मैंने शुरुआत में आपको बताया कि मनुष्य जो होता है वो अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है और अपनी अनंत इच्छाओं की प्राप्ति के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो समाज में चाहे परिवर्तन ही की बात क्यों ना हो, भविष्यवाणी करना कठिन है। सामाजिक परिवर्तन का स्वरूप यद्यपि विभिन्न प्रकार का है, फिर भी विश्व के प्रत्येक समाज में परिवर्तन अवश्य मतलब कि अवश्यंभावी है, मतलब कि होना तय है, और इसी गुण के कारण से इसे सार्वभौमिक कहा जाता है।
तो समाज क्या है? यूनिवर्सल है, समाज सार्वभौमिक है, समाज परिवर्तनशील है। ठीक है, समाज का जो परिवर्तन होता है वो जटिलता से सरलता से जटिलता की ओर होता है। जैसे पहले का समाज कैसा था? बड़ा सरल समाज था, केवल खाने पर लोग फोकस करते थे, खाना मिल जाए बस, फिर खाने के बाद में रहने का स्थान और उसके बाद में फिर वस्त्र का स्थान। तो रोटी कपड़ा मकान, यही सरल जीवन चल रहा था। आजकल तो आप देख रहे हैं कि भाई रोटी कपड़ा मकान तो सभी के पास उपलब्ध हो जा रहा है, लेकिन आप देखें लोग एक प्रकार से किसी मतलब कि अगर कोई पंखा लगवा लिए तो एसी के चक्कर में परेशान है, किसी के घर में एसी है तो सोच रहे हैं उस एसी से बड़ा कोनो एसी लगवा लें। ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं, मतलब ये मनुष्य की इच्छा कभी कम नहीं होगी और इच्छा लगातार बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे इच्छाएं बढ़ती हैं वैसे वैसे समाज जटिल होता चला जाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न आप देखेंगे। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संरचना का अर्थ स्पष्ट कीजिए। संरचना शब्द से आशय किसी वस्तु में प्रयुक्त इकाइयों के बीच व्यवस्थित क्रम का आभास होता है, जैसे कि भवन, इमारत इत्यादि, अथवा इससे किसी ठोस एवं अस्थायी वस्तु का बोध होता है संरचना से, जिसे मनुष्य अपनी ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त कर सकता है। सामान्यतः संरचना शब्द का प्रयोग या स्ट्रक्चर शब्द का प्रयोग किसी वस्तु के निश्चित क्रम के लिए करते हैं। जैसे कि एक भवन की संरचना के बारे में हम जब हम बात करते हैं तो इससे भवन निर्माण में तमाम प्रकार की जो वस्तुओं का एक प्रकार से तमाम प्रकार की जो वस्तु मतलब बनी है भवन निर्माण में, उन सभी वस्तुओं का भी ज्ञान हमको हो जाता है, उसके बारे में भी हम जान जाते हैं। मतलब केवल ईंट, पत्थर, रेत, लकड़ी, सीमेंट आदि के अलग अलग ढेरों को हम भवन नहीं कह सकते हैं या भवन की संज्ञा नहीं दे सकते हैं, बल्कि इन्हें एक निश्चित क्रम में निर्धारित विधि के द्वारा प्रयोग किया जाता है, तभी हम इसको भवन कहते हैं। ठीक है, मतलब कोई उबड़ खाबड़ अगर आप 2 बोरिया सीमेंट फेंक दे ला करके और 4 बोरा जो है गिट्टी फेंक दें ला करके, उसके बाद में फिर मोरंग फेंक दें, ठीक है, और सरिया सीमेंट ला करके फेंक दें और ईंट फेंक दे जा करके एक टाली गिरा दे, तो क्या वो भवन हो जाएगा? क्या वो उसको घर बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक सिस्टमेटिकल वे में नहीं है। तो इसीलिए समाज के जो रीति रिवाज है, मापदंड है, नियम कायदे हैं, वो सब जब एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं तो उसी क्रमबद्ध व्यवस्था को समाज की संरचना कहा जाता है। और जब उसी क्रमबद्ध व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में अभी हमने समझाया कि इससे कोई भवन निर्माण के लिए अगर बात की जाए तो ईटा, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, सरिया, इन सभी का उचित स्थान एक प्रकार से और उचित मिश्रण होगा, तभी एक घर का निर्माण होगा। ठीक है, ये मिशेल एक समाजशास्त्री हैं, उन्होंने कहा कि किसी भी तत्व की संरचना उसके भागों का औपचारिक क्रम है। अतः यह कहा जा सकता है कि इन विभिन्न घटकों को आपस में जोड़ करके एक नवीन रूप प्रस्तुत किया जा सकता है। उसी नवीन रूप को सामाजिक संरचना या संरचना कहा जाता है। यहाँ पर बात केवल संरचना की हो रही थी, इसीलिए यहाँ पर सामाजिक शब्द अभी मैंने नहीं जोड़ा था, लेकिन यहाँ पर संरचना, किस संरचना की बात हो रही है? जाहिर सी बात है सामाजिक संरचना की बात हो रही है। आप पढ़ रहे क्या रहे? समाजशास्त्र पढ़ रहे। ठीक है, आगे देखें। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, संरचना में परिवर्तन। प्रश्न आपका है, संरचना में परिवर्तन यानी सामाजिक संरचना में कैसे परिवर्तन होता है? तो संरचना में परिवर्तन से तात्पर्य होता है संरचना के किसी भी भाग में परिवर्तन हो तो संरचना में परिवर्तन हो जाएगा। किसी भी भाग में संशोधन हो, ठीक है, तो वो सामाजिक संरचना में परिवर्तन कहा जाएगा। जैसे कोई धर्म, विशेष धर्म में परिवर्तन हो जाए, जाति में परिवर्तन हो जाए, भाषाई समुदाय में परिवर्तन देखने को मिले, तो ये सब एक प्रकार से, या इनके अनुयायियों की संख्या में परिवर्तन हो, अर्थात समाज की संरचना में परिवर्तन हो गया अगर इन सब में परिवर्तन हुआ तो। ठीक है, आगे देखिए। संरचना का परिवर्तन क्या है? संरचना का परिवर्तन किसे कहते हैं भैया? संरचना में परिवर्तन तो ये होगा धर्म, जाति, भाषा, समुदाय में परिवर्तन। संरचना का परिवर्तन वो होता है जब पूरी संरचना में परिवर्तन मौजूद होता है और इसे संरचना के परिवर्तन के रूप में जाना जाता है। यह उच्च स्तर का परिवर्तन होता है, अर्थात पूर्ण समाज में परिवर्तन, जिसके कारण अंतर्निहित जो सामाजिक संरचना के अंतर्गत धर्म होते हैं, जाति है, ये सब बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए समाज साम्यवाद, पहले समाज था यूरोपीय समाज, साम्यवाद से एक प्रकार से साम्यवाद के चंगुल में जकड़ा हुआ था, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे साम्यवाद खत्म हुआ और पूंजीवाद का दबदबा यूरोप में फैल गया। तो आप देखिए समाज पूरा का पूरा बदल गया, यानी कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन हो गया। ठीक है, समाजवाद में क्या था, सारी काम सरकारी लोग ही कर रहे थे, मतलब कि सरकार के हाथ में सब कुछ था। उत्पादन के साधनों पर, बड़े बड़े चीज़ों पर सरकार खुद ही निर्णय लेती थी। सरकारी स्कूल, सरकारी बस हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ कि सब कुछ बदल गया, पूंजीवादी समाज आया। पूंजीवाद में क्या हुआ कि बड़े बड़े जो पूंजीपति, उद्योगपति हैं, उनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार बढ़ता गया और आज लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
तो ये पूंजीवाद है। तो जैसे साम्यवाद या समाजवाद जो था पहले, वो पूंजीवाद में परिवर्तन हो गया। तो ये साफ साफ निर्धारित करता है कि भाई संरचना में परिवर्तन या संरचना का परिवर्तन हो गया। ठीक है, आगे देखिए। छठा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं बताएं। परिवर्तन चूंकि प्रकृति का शाश्वत और सर्वव्यापी नियम है, होता है हमेशा। सामाजिक जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसमें हमेशा कुछ ना कुछ परिवर्तन ना होता रहा है। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को हम कुछ विशेषताओं के आधार पर समझ सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात है, सामाजिक परिवर्तन अनिवार्यता है इसमें होती है, मतलब कि सामाजिक परिवर्तन होना तय है, अनिवार्यता है। दूसरी बात सार्वभौमिकता, मतलब कि यूनिवर्सल है, हमेशा सामाजिक परिवर्तन होता है। अगर कोई समाज ये कहे कि परिवर्तन नहीं होता हमारे समाज में, तो गलत है। कोई भी समाज दुनिया का ऐसा नहीं जिसमें परिवर्तन ना हुआ हो, चाहे कुछ भी परिवर्तन होता है लेकिन होता ही रहता है। तीसरी विशेषता ये है सामाजिक परिवर्तन की, कि सामाजिक परिवर्तन की जो गति होती है समय कारण से प्रभावित होती है। समय जैसे जैसे बदलता है उसके हिसाब से उसकी गति भी बदलती है, और उसके कारण पर, मतलब कारण और गति समय, ये तीनों एक प्रकार से, जैसे कि समय परिस्थिति, ये सब ध्यान में रख करके परिवर्तन होता रहता है। यानी सामाजिक परिवर्तन की गति समय कारण से प्रभावित होती है। ठीक है, किन कारणों से परिवर्तन हुआ है इससे प्रभावित होती है। चौथी चीज़ है जटिलता। समाज जो होता है सरलता से जटिलता की ओर होता है, मैंने आपको बताया था। ठीक है, पांचवा आपका है भविष्यवाणी करना असंभव है इसका, कि भाई परिवर्तन कैसे होगा, क्यों होगा, कितना परिवर्तन होगा, कितना नहीं होगा, ये सब आप नहीं बता सकते, पहले से कुछ निर्धारित नहीं होता कि भाई, और एक सामान्य परिवर्तन होता है, ऐसा नहीं कि निश्चित परिवर्तन है। छठा परिवर्तन है सामुदायिक परिवर्तन, समुदाय में परिवर्तन होता है। ठीक है, एक सापेक्ष धारणा है ये सामाजिक परिवर्तन। तो ये है सामाजिक परिवर्तन की कुछ विशेषताएं, जो कि आप लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में कुछ बताएं। सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक परिवर्तन में अटूट संबंध होता है। किसी भी समूह के व्यक्तियों में जब चेतना युक्त संपर्क होता है तो उसे हम सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। मतलब कि जब हम एक दूसरे की विचारधाराओं को जानते हैं, एक दूसरे की क्रियाओं को समझते हैं, तो जब संपर्क करते हैं तो वो होता है अंतःक्रिया। और जब उन अंतःक्रियाओं में परिवर्तन होता है तो उसी को एक प्रकार से सामाजिक परिवर्तन भी बोलते हैं। यदि संपर्क केवल भौतिक है तो इससे सामाजिक संबंधों का निर्माण नहीं हो सकता। एक समाज के विभिन्न सदस्यों के बीच निरंतर अंतःक्रिया होती रहती है। कुछ अंतःक्रियाएं सद्भावपूर्ण होती हैं तथा सहयोग के लिए होती है, और कुछ तनावपूर्ण और भेदभाव की भावना से होती है। कुछ लोग ईर्ष्या, जलन, छल, कपट, द्वेष, दंभ ये सब करते हैं। कुछ लोग एक प्रकार से दया, सहानुभूति, इन सभी की भाव लेकर के आते हैं। कुछ लोग समाज में सहयोग देते हैं, तो कुछ लोग समाज में एक प्रकार से आप देखते हैं सहयोग के साथ साथ वो संघर्ष भी करते रहते हैं। तो ये नाना प्रकार के संबंध होते हैं जो समाज में चलते रहते हैं। इन्हीं संबंधों के द्वारा अंतर क्रियाओं का निर्माण होता है। दोनों ही स्थितियों में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन जरूर होता है। तो ये रहा सामाजिक संबंध में और सामाजिक अंतःक्रिया में खास करके परिवर्तन। सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक परिवर्तन, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यानी सामाजिक अंतःक्रियाओं में कोई परिवर्तन होगा, इसका मतलब सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। क्लियर? आगे देखिए 8 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान बताएं। सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान से आशय उसके विशेष रूप से है। जैसे बीर स्टीड महोदय कहते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रतिमान की परिभाषा देते हुए कि प्रतिमान का तात्पर्य परिवर्तन के उस ढंग से होता है, उस तरीके से होता है जिसे समाज के अधिकांश लोग जो हैं वो मान लेते हैं, स्वीकार करते हैं। साथ ही साथ एक समय में समाज के बहुत सारे क्षेत्रों में परिवर्तन एक विशेष ढंग से देखने को मिलता है। इस स्थिति को हम सामाजिक प्रतिमान या कहते हैं कि भाई इस तरीके का प्रतिमान मतलब तरीका एक प्रकार से। इस आधार पर मैकाइबर और पेज ने सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रतिमानों के बारे में बताया। पहला प्रतिमान है प्रथम प्रतिमान, जिसको आप रेखीय प्रतिमान भी कहते हैं। प्रौद्योगिकी तथा वैज्ञानिक परिवर्तन के क्षेत्र में जो परिवर्तन होता है वो रेखीय परिवर्तन होता है। जैसे कि पहले बना भैया बेना, हैंड फैन का विकास हुआ। हैंड फैन के बाद में आपने देखा होगा कि पंखे का विकास हुआ, छत वाले पंखा बने, जो है बैटरी वाले पंखे बने, फिर एसी का निर्माण हुआ, कूलर का निर्माण हुआ। तो आप देखें कि ये सब विकास जो हो रहा है ये एक निम्नता से उच्चता की ओर हो रहा है। एक क्रम में विकास जो है वो आगे बढ़ रहा है।
अब ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी पड़ेंगी। जैसे कि मैंने कहा कि भाई पहले आविष्कार हुआ साइकिल का, फिर हुआ मोटरसाइकिल बनी, फिर कहा कि 4 चक्का बनी, 4 चक्का बनी, रेलगाड़ी बन गई, फिर 4 चक्का के बाद में बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ बनने लगी, बस ट्रक बनने लगे, उसके बाद में फिर भला कि भाई अरे ऊपर उड़ा जाए, एरोप्लेन बन गया, पानी में चला जाए, जहाज बन गई पानी वाली। तो ये सब क्या परिवर्तन है? निम्नता से उच्चता की ओर परिवर्तन, इसको बोलते हैं रेखीय परिवर्तन, ठीक है? जो कि प्रौद्योगिकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपको देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजी एंड जो साइंटिस्ट लोग होते हैं जो खोज वगैरह करते हैं वो सब। द्वितीय प्रतिमान की बात करें तो उतार चढ़ाव द्वारा परिवर्तन होता है, जैसे जनसंख्या में कभी जनसंख्या बढ़ गई, कभी घट गई, कभी बढ़ गई, कभी घट गई, इस प्रकार से एक तरंग की भांति उतार चढ़ाव के रूप में, ठीक है, या एक जो है वेव की भांति आगे बढ़ती है और परिवर्तन होता रहता है। तो जनसंख्या तथा आर्थिक क्रियाओं में जब कोई परिवर्तन होता है, कभी रुपए का दाम बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी डॉलर आप देखिए सोने का दाम कभी बढ़ता है, कभी घटता है, तो ये सब परिवर्तन जो होता है ये सब द्वितीय प्रतिमान के अंतर्गत, यानी उतार चढ़ाव द्वारा परिवर्तन। तीसरा परिवर्तन जो मैकाइवर पेज कहते हैं वो तृतीय प्रतिमान। तृतीय प्रतिमान मतलब तरंगीय परिवर्तन। तरंगीय परिवर्तन मतलब जैसे फैशन और सांस्कृतिक परिवर्तन के क्षेत्र में आप देखते हैं फैशन वगैरह किस तरीके से लोग आज बढ़ रहा है। कभी जो चीज़ आप पहनते थे आज वही चीज़ फिर लोग पहन करके उसको फैशन बना रहे हैं। जैसे पहले जयमाल वगैरह हुआ करता था, बीच में जयमाल की प्रथा जो है बंद होती है, फिर आज जयमाल ट्रेंडिंग में है, ठीक है। ऐसे पहले में आप देखते थे कि भाई जो शहनाई वगैरह बजाई जाती थी शादियों में, आजकल बड़े बड़े लोग फिर से शहनाई बजवाना प्रारंभ कर दिए हैं। तो आप देखते हैं कोई चीज़ ना पुरानी होती है, ना कोई चीज़ नई होती है, ना कोई आधुनिक होती है, ना कोई प्राचीन होती है। सारी चीज़ें जो होती हैं वो बस समय का खेल है मेरे प्यारे दोस्तों, कि कब क्या आधुनिक हो जाता है और कब क्या पुराना हो जाता है, इसका कुछ पता नहीं चलता है। क्योंकि कभी आप कटी फटी जीन्स पहनते हैं, आज उसको आप मॉडर्न कहते हैं। धोती कुर्ता आप पहनते हैं उसको मॉडर्न, आज के ज़माने में धोती कुर्ता भी मॉडर्न तरीके से लोग पहन रहे हैं, लेकिन वो प्राचीन ही है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं कुछ लोग, भाई आप देखते हैं परिवीक्षा विवाह, एक जनजाति वहाँ पर परिवीक्षा विवाह होता है कि भाई बिना शादी के लड़के लड़की एक साथ रहते हैं। लेकिन अब यहीं पर प्रश्न ये उठता है कि आजकल जो क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में एक शब्द चलता है, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, वो लड़का लड़की एक साथ में रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप। आजकल मुंबई वगैरह बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली वगैरह में आप देखें, या पाश्चात्य जगत में चले जाएं, मतलब यूरोपीय कंट्रीज़ में, तो वहाँ पर लड़के लड़की पति पत्नी, मतलब लड़का हो गया एक तो फिर लड़के को छोड़ देते हैं, कहीं अनाथ आश्रम में पढ़ रहा है, कहीं वहाँ पढ़ रहा है। तो ये सब उन लोगों की कैटेगरी, चूँकि उनको माता पिता का कुछ अता पता नहीं होता है कि भाई कौन माता कौन पिता, लड़का वैसे घूम रहा, तो वो लोग सेलिब्रेट करते कि फादर्स डे, मदर्स डे, ये डे वो डे, फला डे धमाका दे, वो सब सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उनके पास त्यौहार ऑलरेडी है ही नहीं। हम लोगों के पास इतना त्यौहार है कि हम लोग ये मदर डे और फादर डे ये सब सेलिब्रेट जो है, मतलब चूंकि हम लोग साथ ही में रहते हैं तो सेलिब्रेट करने की क्या आवश्यकता है। सेलिब्रेट वो करे जिसको जताना हो कि भाई मैं अपने बप्पा से प्रेम करता हूँ। ये कोई जताने वाली चीज़ है कि मैं बप्पा से प्रेम करता हूँ, अम्मा से प्रेम करता हूँ, ये बताने वाली चीज़ है। इसको आप कहेंगे कि बस एक दिन जो है फेसबुक पे आकर के अपलोड कर दिया हैप्पी फादर्स डे, और सुबह सुबह उठ करके पापा से अपनी लड़ाई कर रहे हो, तो फिर ये सब थोड़ा पाश्चात्य जगत का जो अनुकरण कर रहे हैं आजकल के हमारे बुद्धिजीवी वर्ग, युवा वर्ग जो हैं, इतनी नकलची है कि क्या बताएं उसको लेकर के। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि अगर अब क्या रहने तो यहाँ पर बोलना उचित नहीं है क्योंकि ये ऑनलाइन माध्यम है, बाकी अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं इतना ज़बरदस्त उदाहरण आपको समझाता। अगर यूरोप की कंट्री का या कोई हीरो अभी बॉलीवुड का कुछ भी पहन करके घूम ले, तो जो आजकल के लड़के हैं बाल अगर वो नीला कलर का बाल करवा ले, तो आजकल के बच्चे नीला कलर का बाल करवा करके बरगंडी वर्गंडी लगवा लेते, पता नहीं क्या क्या लगवाते, सन जैसे बाल करके घूम रहे हैं। तो ये सब क्या होता है कि आजकल के जो युवा वर्ग है वो बस केवल फैशन में तबाह है, चूर चूर है। तो बस यही सब होता है परिवर्तन का दौर, ठीक है भैया। अच्छा, एक परिवर्तन विद्वानों ने और बताया, चौथा परिवर्तन उसको बताया कि चक्रीय परिवर्तन, मतलब जैसे मौसम वाला परिवर्तन, जैसे ठंडी गर्मी फिर बरसात, फिर ठंडी आएगी फिर गर्मी फिर बरसात, यानी जहाँ से परिवर्तन शुरू हुआ था फिर वहीं पर आकर के परिवर्तन खत्म हो जाना है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिए 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों की विवेचना करें। बड़ा जबरदस्त प्रश्न है। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत कौन कौन से भाई? सामाजिक परिवर्तन एक व्यापक और जटिल प्रक्रिया है, इसे किसी एक सिद्धांत के आधार पर हम नहीं समझ सकते हैं। स्पेंसर और मॉर्गन ने सामाजिक परिवर्तन को रेखीय आधार पर समझने का प्रयास किया।
स्पेंसर, ऑकबर्न, पैरेटो, पीटरिम, सोरोकिन, इन सभी विचारकों ने चक्रीय आधार बताया सामाजिक परिवर्तन का। और इस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति को स्पष्ट करने के लिए दो सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। एक सिद्धांत तो है रेखीय सिद्धांत, ठीक है, जिसमें नाम आता है स्पेंसर और मॉर्गन का। दूसरा सिद्धांत चक्रीय सिद्धांत, जिसमें स्पेंसर, ऑकबर्न, पैरेटो और पीटरिम, सोरोकिन का नाम आता है, और भी विद्वानों ने इसमें भूमिका निभाई है। तो जो रेखीय परिवर्तन है वो क्या है? सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर निर्धारित है या आधारित है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो है या सामाजिक परिवर्तन का जो नेचर है वो विभिन्न स्तरों के माध्यम से एक ही दिशा में आगे बढ़ता चला जाता है, उच्च मतलब निम्नता से उच्चता की ओर ये बढ़ता चला जाता है। तो ये होता है रेखीय परिवर्तन, एक रेखा में जब परिवर्तन होता है, एक सीधी रेखा में, एक सरल रेखा में। चक्रीय परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? चक्रीय सिद्धांतकारों का कहना है कि समाज में परिवर्तन का एक चक्र चलता है, हम जहाँ से चलते हैं पुनः वहीं लौट आते हैं, और प्रकृति भी इसी प्रकार का परिवर्तन होता है प्रकृति में। जैसे कि ठंडी गर्मी बरसात मैंने आपको बताया, तो वो चक्रीय परिवर्तन में आता है। सामाजिक परिवर्तन में चक्रीय सिद्धांतकारों में स्पेंगलर, पीटरिम, सोरोकिन, पैरेटो और टायनबी, इन सभी का नाम आता है। स्पेंसर और स्पेंगलर दोनों अलग अलग हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो यहाँ पर स्पेंसर और मॉर्गन दिया है, ये सामाजिक परिवर्तन के रेखीय आधार को बिल्कुल डिनोट करते हैं और इसी पर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर स्पेंसर जो लिखा है यहाँ पर ये गलत है, यहाँ पर इसको स्पेंगलर कर लेंगे, स्पेंगलर, ठीक है, दोनों विद्वान अलग अलग हैं। आगे देखें 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, रेखीय परिवर्तन किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आएगा, ध्यान रखेंगे। तो जब एक समाज नियत दिशा में जिसका निर्धारण सामाजिक मूल्य करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचता है, तो उसे प्रगतिशील रैखिक परिवर्तन कहा जाता है। उदाहरण के रूप में स्वतंत्र भारत का एक समाजवादी सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, या परिवर्तन सभी समाजों की एक सार्वभौमिक विशेषता होती है, हमेशा परिवर्तन होता रहता है, किसी भी समाज की बात कर लें आप। तो परिवर्तन एक ही दिशा में जब होता है उसी को खास करके एक रेखा में व्यक्त करते हैं, और इस प्रकार के परिवर्तन को क्षैतिज परिवर्तन कहा जा सकता है, ठीक है, या फिर इसको हम आप बोल सकते हैं उद्विकासीय परिवर्तन, ठीक है, या एक प्रकार से खास करके बोले तो रेखीय परिवर्तन, या एक ही रेखा में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उसी परिवर्तन को। रेखीय परिवर्तन को मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला है समरैखिक परिवर्तन यानी यूनिलाइनर, इसके अलावा दूसरा है उद्विकासीय परिवर्तन, तीसरा है प्रगतिशील परिवर्तन। तो ये 3 प्रकार के परिवर्तन होते हैं रेखीय परिवर्तन, ठीक है। आगे बढ़ें, 11वां क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय और रेखीय सिद्धांतों में क्या अंतर है? तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत के अनुसार सामाजिक परिवर्तन कभी भी विशेष दिशा की ओर नहीं होता है। सामाजिक परिवर्तन जो होता है चक्रीय सिद्धांत में, ये जहाँ चलता है फिर वहीं पर आकर के खत्म हो जाता है। जीवन चक्र के समान इन परिवर्तनों में भी एक चक्रीय प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसके समर्थन स्पेंगलर, पीटरिम, सोरोकिन, टायनबी, पैरेटो ये सब हैं। रेखीय सिद्धांत इस मान्यता पर कार्य करता है कि सामाजिक परिवर्तन की प्रवृत्ति एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ने वाली होती है। रेखीय सिद्धांतों के प्रतिपादन में अगस्त कॉम्टे, कार्ल मार्क्स वेबलिन, स्पेंसर और हॉबहाउस, इन सभी का नाम आता है। तो ये सब ध्यान रखेंगे, ये सब रेखीय परिवर्तन के सिद्धांतकार है और ये आपके चक्रीय परिवर्तन के सिद्धांतकार हैं। तो मैंने चक्रीय परिवर्तन रेखीय परिवर्तन में अंतर भी आपको समझा दिया, क्या अंतर होता है। आगे देखिए, बड़ा जबरदस्त अंतर है और सहज अंतर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, समझ में आ गए। 12वां क्वेश्चन आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन के कारक। सामाजिक परिवर्तन की धारणा जिसे हम सार्वभौमिक या यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्सल या सार्वभौमिक का सीधा सा मतलब होता है कि हमेशा परिवर्तन होता है, और ये सत्य है कि परिवर्तन होना तय है, ठीक है। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक समाज में परिवर्तन होता रहेगा। तो इसके पीछे अनेक कारक हैं, कई कारणों से समाज में परिवर्तन होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की निरंतरता और सार्वभौमिकता के लिए अनेक कारक हैं जिनके द्वारा परिवर्तन होता रहता है। बाटोमोर ने लिखा कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संरचना अथवा विशेषकर सामाजिक संस्थाओं अथवा विभिन्न संस्थाओं के अंतर संबंधों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है। कि जब सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन होता है या सामाजिक संरचना में परिवर्तन होता है तो उन्हीं कारण से समाज में परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक संरचना तथा संस्थाओं में परिवर्तन लाते हैं। सामाजिक संरचना ये मतलब सामाजिक संरचना में परिवर्तन कौन लाता है? जो सामाजिक संस्थाएँ होती हैं वो लाती हैं, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन होता रहता है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों में एक तो प्राकृतिक कारक है, नेचुरली समाज में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा भौगोलिक कारक होता है, चूँकि समाज में परिवर्तन आप देखते हैं अलग अलग दिशाओं में या अलग अलग चीज़ों से, भौगोलिक कारकों में से बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गई, तो इससे भी बहुत परिवर्तन होता है।
जैविक जैविक परिवर्तन बहुत सारा होता है, प्रौद्योगिकी परिवर्तन और सांस्कृतिक परिवर्तन, ये सब परिवर्तन के कारक हैं। प्रौद्योगिकीय कारक, जैविकीय कारक, भौगोलिक कारक, प्राकृतिक कारक, सांस्कृतिक कारक, ये सभी कारकों को लेकर के ऑलरेडी वीडियो में अलग से बना चुका हूँ। तो ये सब हैं आपके परिवर्तन के कारक, ठीक है, जिनके कारण से समाज में परिवर्तन होता है। 13वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है, माल्थस का जनसंख्यात्मक सिद्धांत क्या है, उसको बताएं। माल्थस के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या का सिद्धांत यद्यपि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि तथा इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति द्वारा लाए जाने वाले नैसर्गिक प्रतिबंधों की व्याख्या से रिलेटेड है, लेकिन माल्थस महोदय ने अपने सिद्धांत को जिस रूप में प्रस्तुत किया उससे सामाजिक परिवर्तन पर जैविकीय कारकों का प्रभाव भी पड़ता है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि माल्थस वह विचारक थे जिन्होंने अपनी पुस्तक यस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन में जैविक आधार पर जनसंख्या वृद्धि के कारणों, परिणामों और नैसर्गिक प्रतिबंधों का विस्तार से वर्णन किया है और वर्णन करके एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया। स्वयं डार्विन महोदय ने यह भी स्वीकार किया कि माल्थस के द्वारा प्रस्तुत जनसंख्या का सिद्धांत ही वह आधार है जिसने उन्हें सामाजिक उद्विकास की विवेचना में प्राकृतिक प्रवरण की अवधारणा को विकसित करने की प्रेरणा प्रदान करी। यानी समाज में जब परिवर्तन होता है तो जनसंख्या में जब परिवर्तन होता है तो उसी के द्वारा सामाजिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो माल्थस महोदय का ये मानना था कि जनसंख्या में जब परिवर्तन होता है तो इसी कारण से क्या होता है, समाज में भी परिवर्तन होता है। तो ये जनसंख्यात्मक कारकों के बारे में ये बताते हैं माल्थस महोदय। अच्छा, माल्थस महोदय के बारे में और भी चीज़ें हैं कि भाई ये कहते हैं कि जनसंख्या की जो वृद्धि होती है वो बड़ी तीव्र है, जबकि उत्पादन के साधनों की वृद्धि उस अनुपात में बहुत कम है। जैसे कि जनसंख्या जो है वो गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ती है और जबकि उत्पादन के साधन जो हैं वो समांतर श्रेणी में, जैसे कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है। लेकिन उत्पादन के साधन जैसे आज एक साधन बना, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, एक एक करके। तो आप मान लीजिए 3 साधन है, 4 लोग यूज करने वाले हो गए, फिर अगले दिन 4 साधन हुए तो 8 लोग यूज करने वाले हो गए, फिर 5 साधन है 16 लोग यूज करने वाले हो गए, 6 साधन है तो 32 लोग यूज करने वाले हो गए, ठीक है। इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती है, उत्पादन के साधन का विकास एक क्रम में होता है, एक समानांतर श्रेणी में होता है, जबकि जो एक प्रकार से उपभोग करने वाले जो प्राणी हैं वो लगातार गुणोत्तर श्रेणी में आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है, टेक्नोलॉजी। प्रौद्योगिकी का आशय उस व्यवस्थित ज्ञान से होता है, उस सिस्टमेटिकल नॉलेज से होता है जिसके द्वारा विभिन्न यंत्रों तथा उपकरणों का प्रयोग संभव हो पाता है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि उद्देश्य पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग हम करते हैं उनसे संबंधित उपकरण अथवा ज्ञान को ही हम टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी कहते हैं। सामान्यतः लोग प्रौद्योगिकी का अर्थ उपकरणों अथवा यंत्रों से लगाते हैं, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। उपकरण, यंत्र तथा प्रौद्योगिकी की अलग अलग अवधारणाएं हैं। तो प्रौद्योगिकी सीधा सीधा क्या होती है, जो उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग हम करते हैं उनसे संबंधित उपकरण अथवा ज्ञान जो होता है उसको यूज करने का जो ज्ञान, उसी को हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये रही आपकी प्रौद्योगिकी के विषय में कुछ जानकारी। 15वां क्वेश्चन आप देखेंगे, बड़ा जबरदस्त प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिकी कारक के बारे में कुछ बताएं। तो सामाजिक परिवर्तन का जो प्रौद्योगिकी कारक है, देखिए वैज्ञानिक जानकारी, चूंकि सामाजिक परिवर्तन जो होता है प्रौद्योगिकी कारकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। चूंकि आप देखते हैं जैसे जैसे समाज में किसी चीज़ का आविष्कार होता है उसके कारण से समाज के संबंधों में, सामाजिक संरचना में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है। वैज्ञानिक जानकारी का व्यवहारिक क्षेत्र में उपयोग ही प्रौद्योगिकी है। प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक कारक है और इसकी प्रगति से सामाजिक परिवर्तन होता है। प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन निम्न तरीकों से प्रौद्योगिकी के द्वारा संभव हो पाता है, जैसे कि पहला परिवर्तन यंत्रीकरण का विकास करके। जब यंत्रों का विकास होता है तो उसके कारण से आप देखते तमाम प्रकार का परिवर्तन होता है। आजकल मोबाइल फ़ोन का विकास जो हुआ है उसके कारण से आप देख रहे हैं संचार, यातायात के साधनों का विकास हुआ। ऐसे में जो संबंध पहले थे उन संबंधों में बहुत परिवर्तन हुआ, समाज के संबंधों में, ठीक है। पहले लोग जा कर के एक दूसरे से मिलते थे, आजकल जो है फ़ोन से ही सारा काम हो जा रहा है। दूसरी बात, जीवन का पोषण करके
चौथी बात है उत्पादन की पद्धति में परिवर्तन करके समाज में परिवर्तन होता है। समाज के सदस्यों के द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा सामाजिक संगठन के पक्षों के बीच संतुलन आवश्यक है। आज आप देख रहे हैं मोबाइल फ़ोन के विकास से लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। 10 लोग शादियों में इकट्ठा होते हैं और वो 10 लोग अपने अपने फ़ोन उठा करके ऐसे ऐसे उसमें ऐसे चलाते, फेसबुक पे केवल फ़ोटो खींचने के लिए शादी में जाते हैं लोग। लड़कियां जो है जब शादियों में जाती हैं तो केवल फ़ोटो खींचने के लिए जाती हैं। आजकल इतनी ठंडी चल रही है, आप देखें ठंडी में भी आप देखें कपड़ा पूरा नहीं पहनेंगी और ठंडी लग जाएगी, फिर तबीयत खराब होगी 2-3 4 दिन बाद। हमारे घर में ही था तो ऐसे मैंने देखा कि ऐसे मतलब होता है शादियों वगैरह में कि भाई केवल फ़ोटो खींचना इम्पोर्टेंट है, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। शादी क्या है क्या नहीं, फ़ोन हाथ में उनका रहेगा, एक बैग रहेगा हाथ में, उसके बाद में फिर सारी चीज़ें क्या होगी, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ोटो खींचनी है तो खींचनी है फ़ोटो, ठीक है? तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है आजकल। तो संबंधों में बहुत परिवर्तन हो चुका है मोबाइल फ़ोन के आ जाने से। और इसके आज आप देखते हैं 4-10 लोग बैठेंगे साथ में तो बातचीत नहीं करेंगे कि भाई बातचीत करें, थोड़ा-सा हँसी मज़ाक हो। तो उसमें अब वो ज़माना चला गया। अब सीधे-सीधे क्या हो रहा है, मोबाइल फ़ोन सभी लोग फ़ेसबुक पे अपना स्टोरी और वो सब देखने में लगते हैं, इंस्टाग्राम वगैरह पे। आगे देखें। 16वां नंबर क्वेश्चन है सांस्कृतिक परिवर्तन का क्या अर्थ है? फटाफट से आप बताएंगे। सांस्कृतिक परिवर्तन का अर्थ है समाज की संस्कृति के मूल्यों, तत्वों में परिवर्तन, मतलब कि रीति रिवाज में परिवर्तन, रहन सहन में परिवर्तन, खान पान की विधियों में परिवर्तन, संगीत में परिवर्तन, नृत्य कला में परिवर्तन, कौशलों में परिवर्तन, धर्म दर्शन में परिवर्तन, आदर्श विश्वास में परिवर्तन, मूल्यों के विशिष्ट रूप में परिवर्तन। तो ये सब सांस्कृतिक परिवर्तन के ही रूप है। डासा मतलब कि डासन और गेटिस महोदय के अनुसार सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। वह सामाजिक परिवर्तन है एक प्रकार का, चूँकि इसमें समस्त संस्कृति अपनी उत्पत्ति अर्थ अथवा प्रयोग में सामाजिक होती है। संस्कृति जो होती है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। मतलब जैसे संस्कृति मतलब रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, ये सब कला कौशल, जो नृत्य ये सब होता है, गायन, ये सब संस्कृतियाँ होती हैं। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होती हैं, ट्रांसफ़र होती रहती हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए सांस्कृतिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन ही होता है एक प्रकार का। आगे देखें। 17 नंबर प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक कौन कौन से हैं? सांस्कृतिक कारक सामाजिक परिवर्तन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। सांस्कृतिक तत्वों में परिवर्तन के साथ ही साथ जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल जाता है। संस्कृति का अभिप्राय उन समस्त योग से होता है तत्वों के जो व्यक्ति के पास होता है। संस्कृति के दो पक्ष होते हैं, एक भौतिक संस्कृति और एक अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति जैसे कि कुर्सी मेज टेबल, ठीक है, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, आपका जो भी चीज़ है, ठीक है, पुस्तकें तमाम सारी, ठीक है, ये सब आपके जो है वस्त्र, ये सब आपके भौतिक संसाधन हैं जिनको आप देख मतलब भौतिक संस्कृति जिसको आप देख पाते हैं। अभौतिक संस्कृति जैसे कि रीति रिवाज, ठीक है, आपके व्यवहार बिहेवियर, ठीक है, ये सब आपके ये सब अभौतिक संस्कृति के पार्ट हैं, यानी जो आपको दिखाई नहीं पड़ते, जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप देख नहीं सकते, ठीक है। डोंट टच डोंट सीन, उसको आप बोलेंगे अभौतिक संस्कृति। जिसको आप छू और देख सकते हैं, जो वस्तु आपके पास विद्यमान है, तो वो भौतिक संस्कृति होती है। कार्डिनर महोदय के अनुसार निम्नलिखित लक्षण सभी संस्कृतियों में पाए जाते हैं, चाहे भौतिक हो चाहे अभौतिक। सबसे पहली बात पारिवारिक संगठन, ये एक लक्षण होता है संस्कृतियों का। दूसरा समूह का निर्माण संस्कृतियों के द्वारा होता है। तीसरा बृहद समूह या गोत्र का निर्माण संस्कृतियों के द्वारा ही होता है। निश्चित कार्य पद्धति का निर्माण होता है इसके द्वारा। आधारभूत अनुशासन होता है संस्कृति में। अतिक्रमण पर नियंत्रण होता है संस्कृति के द्वारा। मनोवैज्ञानिक एकता इसमें बनी रहती है। निश्चित जीवन का उद्देश्य होता है। इन मानकों में परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन बहुत ही तेज गति से या त्वरित गति से होने लगता है, ठीक है। आगे देखिए 18 नंबर प्रश्न है प्रगति क्या है? प्रगति की अगर बात करें तो प्रगति एक प्रकार का परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है। जब सामाजिक परिवर्तन जो होता है किसी निश्चित दिशा में होता है तो उसे हम प्रगति कहते हैं या प्रोग्रेस कहते हैं। मैकाइबर और पेज कहते हैं कि प्रगति में सामाजिक परिवर्तन की दिशा का ही बोध नहीं होता, बल्कि किसी अंतिम उद्देश्य की ओर ले जाने वाली दिशा का भी बोध होता है। हाबहाउस महोदय कहते हैं कि सामाजिक प्रगति से तात्पर्य सामाजिक जीवन में उन गुणों की वृद्धि से है जिन्हें मनुष्य मूल्यों अथवा विचारयुक्त मूल्यों से जोड़ सके। इस प्रकार इनके अनुसार प्रगति से तात्पर्य सामाजिक गुणों में वृद्धि से होता है। जब सामाजिक गुणों में वृद्धि होती है, जो सोशल क्वालिटीज़ होती हैं उनमें बढ़ोतरी होती है, तो वो होती है प्रगति, प्रोग्रेस, ठीक है। जब समाज प्रोग्रेस करता है तो वो एक प्रकार से सामाजिक प्रगति कही जाती है उसी को।
अगला है आपका 19 नंबर प्रश्न है विकास। विकास क्या है भैया? विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट बोलते हैं। उत्विकास तथा प्रगति की भांति विकास भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक विकास, देखिए सामाजिक परिवर्तन चार माध्यमों से आपको देखने, एक तो विकास होगा, एक प्रगति होगी, एक उत्विकास होगा और एक क्रांति आएगी। ये चार चीजें होती हैं, इनके माध्यम से समाज में परिवर्तन आता है। तो उन्हीं में से एक है विकास, डेवलपमेंट। ठीक है, सामाजिक विकास की आवश्यकता सामाजिक प्रगति के लिए आवश्यक होती है। पानसियन महोदय कहते हैं कि विकास संकुचित अर्थ में परिवर्तन है एक प्रकार का, और यह वृद्धि यानी ग्रोथ से संबंधित है। जो पहले से ही किसी वस्तु में गुप्त अवस्था में विद्यमान होता है वो होता है विकास। ठीक है, विकास की अगर बात की डेवलपमेंट, जैसे कि आप देख रहे हैं डेवलपमेंट कई सारे प्रकार का होता है। जैसे कि आपका 2 मंजिले का घर बना था, आप 5 मंजिले का आप बनवा ले तो डेवलपमेंट ही हो रहा है। ठीक है, तो विकास का सीधा सा मतलब होता है, विकास का सीधा सा मतलब होता है भैया कि आपके मूल्यों में, मतलब आपकी जैसे जो भौतिक संस्कृतियां उनमें विकास होता है। ठीक है, आगे देखिए 20 नंबर प्रश्न है विकास के प्रकार। विकास जो सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ आर्थिक वृद्धि को अभिव्यक्त करता है उसे सूत्र रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। विकास के बराबर होता है परिवर्तन प्लस आर्थिक वृद्धि। आर्थिक वृद्धि भी हो और समाज में परिवर्तन भी हो तो उसको बोलते हैं विकास। मतलब फायदा हो तो अब उसको विकास बोलेंगे, अन्यथा उसको विकास नहीं बोलेंगे। विकास के मुख्य रूप से 3 प्रकार होता है विकास के। एक होता है आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, एक होता है पॉलिटिकल डेवलपमेंट यानी राजनीतिक विकास, और एक होता है सामाजिक डेवलपमेंट यानी सामाजिक विकास। ठीक है, आगे देखेंगे आपका 21 नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विलंबना। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। सामाजिक विलंबना जो है बड़ी जबरदस्त चीज है। देखिए सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा आगबर्न महोदय ने प्रस्तुत करी, सबसे पहली बात ये जानिए। और 2 प्रकार की संस्कृतियों का उल्लेख किया इन्होंने, एक तो भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। देखिए भौतिक संस्कृति में जैसे आपका रेल हो गया, मोटर कार हो गया, टेलीफोन हो गया, ये सब आपके भौतिक संस्कृति, इसको आप छू सकते देख सकते हैं। अभौतिक संस्कृति में जैसे मानो कि कला हो गई, दर्शन हो गया, विचार हो गया, सोचने की समझने की जो पद्धति हो गई, वो सब आपकी अभौतिक संस्कृति है। तो आगबर्न महोदय कहते हैं कि संस्कृति के भौतिक अथवा अभौतिक पक्ष दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, और किंतु एक हिस्से में एक हिस्सा आगे बढ़ जाता है और दूसरा हिस्सा पीछे रह जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, सामाजिक जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, और समाज में यही असंतुलन जो होता है उसी को सांस्कृतिक विलंबना बोलते हैं। ठीक है, बहुत ही सरल शब्दों में समझें। जैसे मान लेते हैं कि आपके पास बहुत धन हो जाए, बहुत मोटर कार हो जाए, बहुत सारे आप टेक्नोलॉजी में विकसित हो जाए, आप घर में कूलर एसी सब कुछ लगवा लें। ठीक है, लेकिन उसमें रहने वाले लोग जो है वो पंखा ही चलाने योग्य हों, या उनके विचार में परिवर्तन ना हुआ हो, उनके विचार जो है वो 15वीं शताब्दी के हों। ठीक है, उनके विचार जो है आज के 2000 साल पहले के विचार हों, लेकिन उनके पास भौतिक संस्कृति का विकास हो गया, उनके पास भौतिकता का विकास तो हो गया, लेकिन उनके पास अभौतिक संस्कृति का विकास नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जब एक संस्कृति आगे बढ़ जाए विकास के मामले में और दूसरी संस्कृति पीछे रह जाए विकास के मामले में, इस प्रकार से जो दोनों संस्कृतियों के बीच में यानी अभौतिक और भौतिक संस्कृति के बीच में जो डिफरेंस पैदा होता है, जो एक प्रकार से असंतुलन पैदा होता है, उसी असंतुलन को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। क्लियर? ये आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया, निश्चित तौर पर आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिएगा 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है सामाजिक परिवर्तन के जननांकिकी कारक कौन है। देखिए जनसंख्यात्मक कारकों में जनसंख्या की रचना कैसी है, उसका आकार, घनत्व, इन सभी में निश्चित रूप से सामाजिक परिवर्तन जब होता है तो प्रभावित करते हैं। जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या का आकार कितना, जनसंख्या का घनत्व कितना है। यदि देश के साधनों के अनुपात में जनसंख्या अधिक होती है, अगर साधन कम है, ठीक है, और जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाती है तो निम्न जीवन स्तर हो जाता है, निर्धनता फैलती समाज में, बेरोजगारी आती है। तो इसका परिणाम एक प्रकार से बड़ा भयानक होता है। इससे समाज की संरचना विघटित होने लगती है। इसी प्रकार यदि जनसंख्या कम है और उत्पादन के संसाधन जो है ज़्यादा हो जाते हैं, क्षेत्रफल अधिक है जैसे रूस वगैरह में, तो देश का विकास नहीं हो पाता है। सामाजिक परिवर्तन में जनसंख्यात्मक कारकों का प्रभाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है और निर्विवाद है। इस जनसंख्या के बढ़ने से भी समाज में परिवर्तन होता है और घटने से भी होता है। जनसंख्या बढ़ जाएगी तो भी उत्पादन के साधन कम हो जाएंगे, फिर बेरोजगारी और निर्धनता उत्पन्न हो जाएगी, जीवन स्तर निम्न हो जाएगा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय में घटोतरी हो जाएगी। लेकिन जब जनसंख्या कम भी हो जाती है किसी देश की एवरेज से,
तो फिर क्या होता है, उत्पादन के साधन बढ़ जाएंगे। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जनसंख्या कम होगी, क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो भी दिक्कत है, वहाँ का एक प्रकार से विकास कम हो पाएगा, धीरे धीरे विकास होगा। ठीक है, तो ये होते हैं जनसांख्यिकीय कारक जो कि सामाजिक परिवर्तन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों के बारे में बताएं। आर्थिक कारकों से आशय उन आर्थिक संस्थाओं से होता है जिनसे समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण होता है। आर्थिक कारकों से सामाजिक परिवर्तन निम्न प्रकार से निम्न प्रकार से परिवर्तित होता है। पहला, उत्पादन के परिवर्तन में उत्पादन के स्वरूप में परिवर्तन। क्योंकि उत्पादन का तरीका पहले हाथों से लोग काम किया करते थे, आजकल क्या है, लोग मशीनों से काम करते, तो उत्पादन के तरीकों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। इससे सामाजिक संबंधों का स्वरूप निश्चित होता है। इसके अलावा अगला आप देखें, वितरण। ठीक है, क्या होता है, वितरण व्यवस्था में परिवर्तन। संसाधनों का वितरण समाज के आर्थिक स्वरूप का निर्धारण करता है। इसके अलावा औद्योगिकरण। औद्योगिकरण सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करता है और इससे श्रम विभाजन का विकास होता है। तो सामाजिक परिवर्तन में अनेक आर्थिक कारकों की भूमिका जो रही है और कार्ल मार्क्स ने अपने विचार इन पर व्यक्त किए हैं। उन्होंने वर्ग संघर्ष की विचारधारा दी, अतिरिक्त मोहर का सिद्धांत दिया कार्ल मार्क्स ने, और उसमें इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से समझाया कि किस प्रकार से आर्थिक तंत्र में परिवर्तन होने से सामाजिक परिवर्तन होता है, या आर्थिक मामलों के कारण से समाज में परिवर्तन किस तरीके से होता है, ये सारी बातें बताई गई। तो सामाजिक परिवर्तन आर्थिक कारणों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। 24 नंबर प्रश्न, सूचना प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं। तो आप देखते हैं आज पूरे के पूरे संसार या समाज में, पूरे विश्व में सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त कारक जो है सूचना प्रौद्योगिकी है, जिसमें सामाजिक संबंधों को न केवल तीव्र गति से परिवर्तित किया गया है, अपितु उसमें क्रांति का श्री गणेश भी कर दिया है। परंपरागत सामाजिक संबंधों में अप्रत्याशित बदलाव इसी सूचना प्रौद्योगिकी की देन है। आजकल मोबाइल फ़ोन, जैसे हमने आपको बताया था कि आजकल कोई एक दूसरे से जैसे कि कोई पहले पत्र वगैरह लिखते थे, बड़ा वो होता था, अब क्या है, फ़ोन मिला करके तुरंत बातचीत हो जाती है। 21वीं सदी का सामाजिक परिवर्तन सूचना प्रौद्योगिकी पर केंद्रित है। विज्ञान में के अनेक चमत्कारों में एक चमत्कार सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति का है। सभ्यता के विकास के प्रारंभिक दिनों में सूचनाओं का प्रसारण नहीं के बराबर था, इसीलिए एक स्थान पर घटी कोई घटना अन्य जगहों पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाती थी। आजकल क्या है, कहीं दूसरे देश में कोई घटना हो रही है तो पूरे संसार में वो फैल जा रही है। हलकारों पक्षियों का सहारा सूचना भेजने के लिए किया जाता था। डाक तार विभाग पहले खुलता था, छपाई की मशीनें आई, फिर उसके बाद में टेलीफोन बना, बेतार का तार आया, फिर उसके बाद में इस प्रकार सूचना प्रसारण का क्षेत्र बढ़ा कि या सूचना प्रौद्योगिकी में हुए आविष्कारों के कारण से पूरा संसार एक परिवार की भांति इकट्ठा हो गया है। जैसे परिवार में हुई प्रत्येक गतिविधि पर हर सदस्य का एक प्रकार से जानकारी होती है, हर सदस्य उस घटना के बारे में जानता है। आज उसी प्रकार से पूरे संसार में कहीं कोई घटना घटित होती है, कोई गतिविधि होती है, उसकी सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से आपको तुरंत मिल जाती है। सभी को पता चलता है कि भाई किस देश में क्या हो रहा है, कैसी चीज़ें घटित हो रही हैं। तो टेलीविज़न और कंप्यूटर ने सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति ला करके सामाजिक संबंधों को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है, बदल दिया है, सामाजिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। तो आजकल सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा, यातायात के साधनों के द्वारा और जो संचार के साधन हैं उनके द्वारा समाज में सबसे ज़्यादा परिवर्तन का उत्तरदायी जो कारक है वो प्रौद्योगिकी कारक ही माने जा सकते हैं, जो कि इसके द्वारा समाज में आज जो परिवर्तन हो रहा है वो इसी कारकों के द्वारा हो रहा है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 25 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण किसे कहते हैं, बताएं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत एक निम्न जाति का सदस्य अथवा वह जाति अपने जाति से जो उच्च जाति है उसके व्यवहार का प्रतिमान का अनुसरण इसलिए करती है ताकि उसकी परिस्थिति भी उच्च हो जाए। मतलब जब निम्न जाति के कोई लोग उच्च जाति या उच्च वर्ण के लोग जो काम करते हैं, जो रीति रिवाज अपनाते हैं, जो खान पान का रवैया अपनाते हैं, जो उनका पहनावा ओढ़ावा है, जो शादी विवाह में जैसा खर्च वर्च करते हैं, जो दहेज वहेज देते हैं, तो ये सब चीज़ों को अपनाते हैं जब निम्न जाति के लोग, तो उसी अपनाने की प्रक्रिया को संस्कृतिकरण कहा जाता है। जब उच्च जाति की क्रियाकलापों को, रीति रिवाजों को, पहनावा ओढ़ावा को, रहन सहन को, खान पान को निम्न जाति के लोग अपनाते हैं, तो इस प्रकार की प्रक्रिया को ही संस्कृतिकरण कहा जाता है। मेरे भाई, बड़े सरल शब्दों में मैंने आपको बता दिया, तो यही है। ठीक है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया यद्यपि प्राचीन है, फिर भी इस अवधारणा और शब्द का समाजशास्त्री विवेचन सबसे पहले एम.एन. श्रीनिवास ने किया, और अतः उन्हीं के द्वारा परिभाषित जो परिभाषा है उसको हम समझेंगे। एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई नीच हिंदू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह जो होता है किसी उच्च जाति, प्रायः द्विज जाति मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये द्विज जातियों में आते हैं,
उनकी दिशा में अपने रीति रिवाज, अपने कर्मकांड, विचारधारा, जीवन पद्धति को निम्न जाति के लोग बदल देते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि द्विज जाति जो है वो जैसा कर रही है उसके द्वारा जो किए गए काम है उसको अपनाती हैं। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं हम भैया संस्कृतिकरण। एम.एन. श्रीनिवास ने इस बात को बड़े अच्छे तरीके से समझाया है। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख हो। अर्थात आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक उन्नत व्यवस्था से लगाया जाता है कि भाई प्राचीन व्यवस्था से उच्च व्यवस्था की ओर आगे बढ़ना, वो होती है आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। हालप्रन कहते हैं कि आधुनिकीकरण रूपांतरण से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत उन सभी पहलुओं जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, धार्मिक तथा मनोवैज्ञानिक आदि का रूपांतरण किया जाता है, जैसे से व्यक्ति अपने समाज के निर्माण में प्रयोग करता है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं कि किसी पश्चिमी देश के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क के कारण से किसी गैर पश्चिमी देशों में होने वाले परिवर्तन के लिए प्रचलित शब्द जो है वही आधुनिकीकरण है। कुल मिलाकर के आधुनिकीकरण एक ऐसा निरंतर परिवर्तन होने निरंतर होने वाला परिवर्तन, लगातार होने वाला परिवर्तन है जिसका झुकाव भौतिक समृद्धता की ओर होता है। कि भाई आधुनिकता का सीधा सा संबंध होता है कि आपके पास उत्पादन के साधनों की बढ़ोतरी लगातार हो रही है और कोई पाश्चात्य या पश्चिम का देश है, उस देश में जो क्रियाकलाप, जो नियम, जो कायदे, जो मानदंड, जो उत्पादन के साधनों का प्रयोग जो वो लोग कर रहे हैं, जैसे कटी फटी जीन्स वो लोग पहने, तो आजकल हम लोग भी कटी फटी जीन्स पहने, तो वही हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन। अगर मैं आपको बताऊं आजकल के जो युवा लोग समझ रहे हैं, लेकिन केवल कटी फटी जीन्स पहन लेने से आधुनिकता नहीं आ जाती है। आधुनिकता विचारों में परिवर्तन को भी आधुनिकता कहते हैं कि भाई विचार आपके ठीक ठाक हों। अब ऐसे विचार आजकल के स्वतंत्रता और समानता को लेकर के ऐसे विचारों की होड़ लगी हुई है कि अपने बप्पा से भी समानता की बात करते हैं, अपने पिताजी से भी स्वतंत्रता की बात करते हैं कि भाई तुम हमारे पिता भले ही हो लेकिन हम पर आप अधिकार नहीं जमा सकते हो, हमको आप डांट नहीं सकते हो। अपने पिता से, अपने टीचर से, अपने गुरु से सब लड़ जा रहे हैं स्वतंत्रता के नाम पर। तो ऐसी भी आधुनिकता हमें नहीं चाहिए कि जिससे उस आधुनिकता से हम अपने घर में ही लड़ाई करें, झगड़ा करें, अपने पिता जिसे ही मार करने लगे, अपने भाई से स्वतंत्रता चाहें, अपने बड़े भाई को ही एकदम से उनको दुश्मन बन करके घूमें। तो ये क्या होता है कि आजकल पश्चिमी जगत का हम लोग अपना रहे हैं, लेकिन पश्चिमी जगत की सिचुएशन दूसरी है भैया। जो वो लोग चीज़ें कर रहे हैं, अपने माता पिता से जो बात कर रहे हैं, सुबह 12 बजे सो करके उठ रहे हैं और ये गुड मॉर्निंग, ये वो फला धमाक जो दुनिया भर का करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड ये गुड वो, ये सब करते हैं, वो सब पाश्चात्य जगत का है। हमारे यहाँ नमस्ते चलता है, हमारे यहाँ एक प्रकार से सीधा सा है, ठीक है, प्रणाम चलता है, राम राम चलता है, जय सिया राम चलता है। लेकिन वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ये चीज़ें नहीं हैं, अभाव है। वहाँ पर क्या है? गुड, अपने पिताजी को भी, उनको समानता की बात वहाँ पर है, क्योंकि भाई गुड मॉर्निंग उनको बोलेंगे, वो भी गुड मॉर्निंग बोल देंगे। तो भाई बड़े होने का क्या मतलब हुआ फिर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, ये क्या है? ये कैसा रिप्ले है भाई? आपने भी वही बोला, आपने भी बोला। हमारे यहाँ क्या भैया, पाए लगी, खुश रहो भैया, राज करो, कंचन चरो, ऐसे बोलेंगे। बड़क हो जाओ, खुश रहो, दीर्घायुष्मान हो, यशस्वी हो। आप देखिए ये सब, ये अच्छा है कि वो अच्छा है? अब आप लोग क्या कर रहे हैं? प्रणाम करना छोड़ रहे हैं, नमस्ते करना छोड़ रहे हैं, नमस्कार करना छोड़ रहे हैं, अपना रहे हैं क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पिताजी, पिताजी भी नहीं, गुड मॉर्निंग डैड, डैड माने मरा हुआ, गुड मॉर्निंग मॉम, मॉम माने पिघला हुआ, मम्मी बोलते हैं, मम्मी भी एक प्रकार से इजिप्ट यानी मिस्र में आप देखते हैं, मिस्र की सभ्यता में जो मम्मी एक शब्द है, उसमें जब मृतक लोग हो जाते थे, मर जाते थे, तो उनको जो है पत्थर में चुनवा दिया जाता था उनकी लाश को, तो उसको बोलते थे मम्मी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो यही सब चीज़ें भाई। तो एम.एन. श्रीनिवास यही कहते हैं कि भाई आधुनिकीकरण से लोग तात्पर्य ये लगाते हैं कि कोई पश्चिम देश का देश है, उसी का लोग अनुकरण करते हैं और उसी के जैसा बनने का काम करते हैं, वो है आधुनिकीकरण, ठीक है। और यही सेम फंडा होता है पश्चिमीकरण में भी। पश्चिमीकरण अगर बात करें तो साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि पश्चिमीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाएं, ज्ञान, विश्वास, मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। भारतवर्ष में पश्चिमीकरण का स्पष्ट प्रभाव यहाँ की मूलभूत संस्थाओं पर देखा जा सकता है। प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने लिखा है कि 150 वर्षों के अंग्रेजी राज्य के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में होने वाले परिवर्तनों के लिए अनियंत्र मैंने पश्चिमीकरण शब्द का प्रयोग किया है
और यह शब्द प्रौद्योगिकी, संस्थाएं, विचारधारा, मूल्य आदि तमाम प्रकार के विभिन्न स्तरों में होने वाले परिवर्तनों को आत्मसात करता है। तो ये परिवर्तन आपका होता है कौन सा? ये है पश्चिमीकरण, ठीक है। यानी पश्चिम के देश में जो चीज़ें हो रही हैं उसको हम अपना लें तो पश्चिमीकरण है, ठीक है। आधुनिकीकरण क्या है कि आपका एक प्रकार से जो भौतिक संस्कृति है उसमें लगातार परिवर्तन होता जाए और उच्च से उच्च जो है आपके पास साधन हो उत्पादन के। क्लियर? आगे देखें 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। धर्मनिरपेक्षीकरण क्या है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। धर्मनिरपेक्षीकरण किसे कहते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से और परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, ये बात ध्यान रखेंगे। प्रश्न क्या है भैया? धर्मनिरपेक्षीकरण। फटाफट से आप बताएंगे धर्मनिरपेक्षीकरण क्या होता है, बताइएगा। धर्मनिरपेक्षीकरण, तो धर्मनिरपेक्षीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा परंपरागत विश्वासों तथा धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। प्रोफेसर श्रीनिवास कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षीकरण में यह वह बात निहित है जिसे पहले धार्मिक माना जाता था, अब वह वैसा नहीं माना जाता। उन्होंने उसका स्पष्टीकरण करते हुए लिखा कि उसमें विभेदीकरण की एक प्रक्रिया भी निहित है जिसके द्वारा परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न आर्थिक, राजनीतिक, कानूनी और नैतिक पक्ष एक दूसरे के मामले में अधिकाधिक सावधान होते रहते हैं। तो ये होता है आपका धर्मनिरपेक्षीकरण, मतलब कि जिसके द्वारा परंपरागत जो विश्वास हैं, जो मान्यताएं हैं और जो धारणाएं हैं उनके स्थान पर तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। आजकल आप देख रहे हैं लोग भगवान को भी नहीं मान रहे हैं, तो उसका कारण है क्या? धर्मनिरपेक्षीकरण। धर्मनिरपेक्षीकरण का सीधा सवाल होता है कि धर्म में जो चीज़ें बताई गई हैं कि भाई सूर्य भगवान के बारे में या खगोल शास्त्र के बारे में जो शास्त्र में या जो इसमें बताई गई उस पर विश्वास ना कर करके, भगवान पर विश्वास ना कर करके, धर्म पर की बताई गई बातों पर विश्वास ना कर करके विज्ञान की बातों पर विश्वास करना, और विज्ञान चूंकि तर्क संगत व्याख्या करता है तो उसी तर्क को फॉलो करते हुए चीज़ों को नकारना और तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव करना, ठीक है। तर्क के आधार पर धर्म के जो चीज़ें हैं उसको खंडित करना, या खास करके जब आप धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो जाहिर सी बात है धर्म व्याख्या नहीं करेगा, लेकिन जो आध्यात्म है वो व्याख्या नहीं करता, लेकिन जो आपका ये है विज्ञान है वो व्याख्या करता है, ठीक है। तो इसीलिए तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाना, परंपरागत विश्वासों और धारणाओं के स्थान पर तार्किक ज्ञान का प्रादुर्भाव हो जाना, इसी को धर्मनिरपेक्षीकरण कहते हैं सरल शब्दों में। आगे बढ़िए 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण जो होता है किसी एक समाज या देश का अन्य समाजों या देशों के साथ ज्ञान, प्रौद्योगिकी, वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का निरंतर आदान प्रदान ही भूमंडलीकरण होता है, वैश्वीकरण होता है। इसी को आप बोल सकते हो कि ये ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि पूरे के पूरे पृथ्वी को आप एक परिवार के रूप में समझते हैं, तो यही होता है भूमंडलीकरण। मतलब कि आपकी वस्तु, प्रौद्योगिकी, ज्ञान, सेवा, पूंजी, बौद्धिक संपदा एक दूसरे देश को आदान प्रदान की जा सकती है, तो वो ये विचारधारा होती है भूमंडलीकरण, ठीक है। ब्लैक बेल्ट डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी में इसकी परिभाषा दी गई है भूमंडलीकरण की। कहा गया कि भूमंडलीकरण वह प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत तमाम प्रकार के समाजों का सामाजिक जीवन, राजनीतिक एवं व्यापारिक क्षेत्र से लेकर के संगीत, वेशभूषा, जनसंचार के क्षेत्रों तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अत्यंत तेजी से प्रभावित हुआ है। रूड लवर महोदय कहते हैं कि भूमंडलीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों की स्थापना में भौगोलिक दूरी की एक कारक के रूप में महत्ता कम होती है। ये बात बताई किसने? ये बात बताई भैया किसने? मतलब कि रूड लवर महोदय ने बताई, ठीक है। तो ये है आपका भूमंडलीकरण। तो भूमंडलीकरण के बारे में आप लोगों ने समझ लिया, बड़ा ही ज़बरदस्त ये आपका था भूमंडलीकरण। आगे देखिएगा अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, 30वां नंबर प्रश्न है। स्थानीयकरण क्या होता है? स्थानीयकरण की अगर बात करें तो स्थानीयकरण क्या होता है इसको समझें भाई। स्थानीयकरण की अगर बात करें तो स्थानीयकरण किसी बृहत अवधारणा को सीमित भौगोलिक क्षेत्र में स्थापन करने की एक प्रक्रिया होती है। स्थानीयकरण का मतलब क्या होता है? कोई बृहत अवधारणा है उसको बहुत ही सीमित भौगोलिक क्षेत्र में उसको इकट्ठा कर देना, उसी को बोलते हैं स्थानीयकरण। मैकी मैरियट ने अपने लघु और बृहत परंपरा के सिद्धांत में इसका प्रयोग इस अर्थ में किया कि जब कोई बड़ी परंपरा या बृहत परंपरा का प्रयोग छोटे क्षेत्र के ऊपर किया जाने लगता है, अर्थात उसे लघु परंपरा के रूप में देखा जाने लगता है कोई किसी बड़ी परंपरा को, तो उसको हम बोलते हैं स्थानीयकरण, ठीक है, ठीक है। प्रक्रिया के रूप में व्यक्त किया जाता है। स्थानीयकरण की प्रक्रिया में देशीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक व्यवहारों को स्थानीय आधार पर लागू करने का प्रयास किया जाता है। मैकी मैरियट के अनुसार अगर देखें तो मैकी मैरियट कहती हैं कि जब बृहद परंपरा के सांस्कृतिक
तत्वों की गति नीचे की ओर होती है और इस दौरान उनका मूल स्वरूप परिवर्तन हो जाता है और वे लघु परंपरा के एक व्यवस्थित भाग की तरह प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को स्थानीयकरण बोला जाता है। ठीक है, तो स्थानीयकरण यही होता है। स्थानीयकरण की क्या विशेषताएं होती हैं उसको थोड़ा सा जान लेते हैं। पहली विशेषता है स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा बृहद परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़ जाते हैं। दूसरी बात, स्थानीयकरण की प्रक्रिया लघु समुदाय या छोटे समुदायों की रचनात्मक शक्ति को प्रकट करती हैं। तीसरी विशेषता यह है कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया के कारण बृहद परंपराओं के प्रारंभिक स्वरूप जो धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हैं परिवर्तित होकर के नए स्वरूप में परिलक्षित हो जाते हैं। तो ये है भैया आपके कुछ स्थानीयकरण की विशेषताएं जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद में आपका जो अगला टॉपिक आएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें बहुत सारे प्रश्न और भी आपके बचे हुए हैं। तो ये आपका हो गया लगभग और लगभग आपका सामाजिक परिवर्तन वाला हिस्सा। अब सामाजिक परिवर्तन के बाद में आपका अगला हिस्सा आएगा सामाजिक आंदोलन का, तो उसको हम लोग चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा सामाजिक आंदोलन, सार्वभौमिकरण एक टॉपिक आपका बच रहा है। सार्वभौमिकरण समझ ले क्या होता है। सार्वभौमिकरण की अगर बात करें तो सार्वभौमिकरण प्रक्रिया का प्रथम उल्लेख रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय और मिल्टन सिंगर महोदय ने किया था। सांस्कृतिक चेतना के प्रसार के संदर्भ में किया। मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकरण का प्रयोग न केवल सांस्कृतिक चेतना अपितु सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को आगे बढ़ाने और उसे अधिक विस्तार देने के व्यापक अर्थ में किया। मैकी मैरियट ने सार्वभौमिकरण को परिभाषित करते हुए लिखा कि जब लघु परंपरा के तत्व यानी देवी देवता प्रथाएं संस्कार ऊपर की ओर बढ़ते हैं और उनका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, उनका मूल स्वरूप परिवर्तन हो जाता है, वे बृहद परंपरा के रूप में पूरे समाज में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को सार्वभौमिकरण कहते हैं। सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण दोनों एक दूसरे के जो है क्या है, विपरीत है। मतलब सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि कोई छोटी परंपरा है वो बड़ी परंपरा में बदल जाए। कोई छोटी देवी देवता की पूजा एक किसी क्षेत्र विशेष में किसी देवी देवता की पूजा की जाती है, फिर वो क्या हो धीरे धीरे करके वो एक बड़ी परंपरा में बदल जाए और बड़े लोग उसको पूजने लगे, जानने लगे, पहचानने लगे। ठीक है, स्थानीयकरण क्या होता है, कोई बड़ी परंपरा है तो उसको छोटी परंपरा में कन्वर्ट करना या छोटी परंपरा में आकर के वो हो जाना। ठीक है, तो स्थानीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा बृहद परंपरा के तत्व किसी स्थान की लघु परंपरा से जुड़ जाते हैं, जबकि सार्वभौमिकरण की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो लघु परंपरा के जो तत्व होते हैं बृहद परंपरा के साथ जुड़ जाते हैं। ये होती है एक प्रकार से सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण, दोनों में अंतर आपसे पूछ सकता है। दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन की जो एक प्रकार से प्रश्न थे उसको मैंने क्लियर कर दिया। अब आपका जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग सामाजिक आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तमाम प्रकार के सामाजिक आंदोलन के प्रश्न होंगे, उनके बारे में हम जानने का प्रयास